नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कर रहे थे, उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आज वापस दोबारा हम आप लोगों के लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिन 50 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और उनकी व्याख्या की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो कि 2011 से लेकर जो 2023 तक जो पेपर हुए हैं, उन्हीं पेपर में से क्रम वाइज आप लोगों को मैंने प्रश्न दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। उसी की तर्ज पर आपकी पसंद के आधार पर ही मैंने यह दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगकर काम करना होगा। बिल्कुल सही बात है, आपको अपने सपनों को सच करना है तो सबसे पहले आपको लगकर क्या करना होगा बच्चों, काम करना होगा। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप अपने सपनों को भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, उदयपुर भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। कौन कौन से खनिज हैं जो उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलते हैं? ऑप्शन है भैया ए कि जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। दूसरा जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। वहीं तीसरा है सीसा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। चौथा है चांदी, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, जिप्सम। तो उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिले में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा में जो खनिज प्राप्त होता है वो है कौन सा? जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा, जो कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसलिए याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए वाला। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। पहला है बारां, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है बाड़मेर। तो किस जिले में से पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। वहीं आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर कि जो जोधपुर है, इस जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। वहीं यदि हम बात करें तो जयपुर जो है, उस जयपुर शहर को क्या कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी, है ना, गुलाबी शहर। यह याद रखिएगा, पिंक सिटी उसे कहते हैं ना, गुलाबी शहर। चलिए अगला बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने। चंद्र ग्रहण होता है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब चंद्र ग्रहण होता है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। दूसरी, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। तीसरा, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। चौथा, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा, चंद्रमा की बात हो रही है कि चंद्र ग्रहण कब होगा। तो चंद्र ग्रहण होता है कब? जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। देखो कैसे होता है, आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, और बीच में ये क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य है, ये सूर्य जो है, इसका प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर पड़ने के बजाय, पृथ्वी पर पड़ने के कारण जो चंद्रमा है, क्या है ये? चंद्रमा। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, यह है चंद्रमा, ठीक है। यह है क्या? पृथ्वी, और यह है क्या? सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इस घटना को बोलते हैं क्या? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है, आप लोगों को यदि पता हो, जैसे दो प्रकार की घटना होती है, एक तो चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, ठीक। तो चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है अधिकतर कब घटित होती है? ये रात में, क्योंकि चांद जो नजर आता है वो कब आता है? रात में। वहीं सूर्य ग्रहण की भी यदि हम बात कर ले कि सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होता है, तो याद रखिएगा ये जो घटना है ये कौन सी है? चंद्र ग्रहण की थी। वहीं इसी के अपोजिट देखो, सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहेगा। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं आपको, सूर्य ग्रहण, है ना, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की घटना में क्या है? सूर्य तो यही आ जाएगा, वहीं बीच में आ जाएगा क्या? चंद्रमा आ जाएगा, और इधर यदि अपन बात करें तो क्या जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि चंद्रमा की जो छाया है वो किसके ऊपर पड़ेगी? पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। उसे बोलते हैं क्या? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये दोनों घटनाएं आप लोगों को याद रखना है। एक तो घटना है सूर्य ग्रहण और एक घटना है चंद्र ग्रहण।
राष्ट्रीय पशु है। ये राष्ट्रीय पशु भारत के बारे में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऑप्शन है पहला मोर है, शेर है, बाघ है, चिंकारा है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा क्या, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों को याद रखना पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। ये मैंने मन से प्रश्न नहीं लिए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं आपके सामने और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनके बारे में हम बात कर लें कि मोर, ये मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसकी यदि अपन बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा पावो क्रिस्तांतुस है बच्चों। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, पावो क्रिस्तांतुस इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं यदि हम बात करें एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चिंकारा के बारे में, तो चिंकारा क्या है, राजस्थान का राजकीय पशु है। ये राजस्थान का राजकीय पशु है ना, राजस्थान का राजकीय पशु है। अब ये राजकीय पशु से एक प्रश्न आता है, जो कि एक और चीज़ है, यहाँ पर राजस्थान के अंदर राजकीय पशु दो है। अब दो पशु में एक तो हो जाएगा पालतू, ठीक, और एक हो जाएगा जंगली। तो यहाँ पर जंगली जो पालतू पशु जंगली जो है वो हो जाएगा चिंकारा। और वहीं यदि देखा जाए पालतू में कौन आ जाएगा, तो पालतू में आ जाएगा बच्चों ऊँट आ जाएगा। और वहीं राजस्थान का जो राजकीय पशु है पालतू ऊँट है, जिसकी यदि अपन बात करें, इसे राजस्थान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है ये, ठीक है। शेर जैसे आपके सामने दे रखा है, तो शेर कहाँ पर रहना पसंद करता है, तो शेर जिसे जंगल का राजा कहते हैं वो गुफा में रहना पसंद करता है। तो इसका निवास स्थान जो है वो कौन सा है, गुफा है। अगला प्रश्न, सूर्य नगरी नाम है। तो बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो सूर्य नगरी है बच्चों, सूर्य नगरी किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। वहीं गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, तो गुलाबी नगर जो कहा जाता है, या जिसकी हम बात करें पिंक सिटी है ना, गुलाबी शहर। वहीं एक और बात आप लोगों को पता होगी, इसको बसाया था किसने था जयपुर को, तो सवाई राजा जयसिंह ने बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसको बसाया था, किसको, जयपुर को। और जयपुर जो है वो राजस्थान की क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो राजस्थान के कौन से समुदाय के लोगों के लिए जो वन्य प्राणी यानी कि वन में रहने वाले प्राणी हैं उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, तो वो गुर्जर है, सहरिया है, विश्नोई है, मीणा है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या, विश्नोई। तो विश्नोई समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जंगल में रहने वाले जो जंतु है या जानवर है वो उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गए, कहीं ना कहीं उनको उससे लाभ होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, किस संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो मगरमच्छ जो आते हैं वो है पक्षी के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जल स्थचर के अंतर्गत आते हैं, मत्स्य के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कि जो मगरमच्छ होते हैं ये होते हैं सरीसृप वर्ग के। कौन से वर्ग के होते हैं, सरीसृप। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि सरीसृप का मतलब जो जल में भी रह जाए और थल में भी रह जाए ऐसे जानवर होते हैं। तो मगरमच्छ को जो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, तो सरीसृप के अंतर्गत। एक होते हैं जलचर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2 से 3 प्रकार के जंतु होते हैं जलचर। तो जो जल में रहने वाले होते हैं उन्हें जलचर बोलते हैं। दूसरे जो थलचर होते हैं, थलचर मतलब कि जो थल पर रहने वाले होते हैं उन्हें थलचर बोलते हैं। और एक होते हैं दोस्त उभयचर। कौन होते हैं, उभयचर। तो उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रहने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें उभयचर बोलते हैं। और उभयचर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कौन कौन से जानवर आते हैं उभयचर में, तो आप लोगों को पता है जैसे मेंढक। तो मेंढक उभयचर के अंतर्गत आता है क्योंकि जल एवं थल दोनों में रह सकती है ये भी। वहीं यदि अपन बात करें मगरमच्छ तो ये भी दोनों में रह सकता है, ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है जिसकी हम बात करें सांप। तो सांप भी दोनों में रह सकता है, जल और थल में रह सकता है। चौथे नंबर पर यदि अपन बात करें तो जैसे आप लोगों ने एक जंतु जीव जिसके बारे में सुना है, केकड़ा। क्या होता है, केकड़ा। ये भी जो है जल एवं थल दोनों में रह सकता है, ठीक है। तो मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, केकड़ा हो गया, ये जल एवं थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कछुआ।
क्या होता है, कछुआ। ये सारे के सारे जो ऐसे जानवरों के नाम लिए हैं, ऐसे जंतुओं के नाम लिए हैं जो जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ऑप्शन पादप, वायु, जंतु, जीवाणु। तो यहाँ पर दो बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पहला होता है जैविक घटक। कौन से घटक बच्चों, जैविक। तो जैविक घटक का मतलब सीधा सा होगा कि जिनके अंतर्गत जीव पाया जाता हो, जिनके अंतर्गत क्या पाया जाता हो बच्चा, जीव पाया जाता हो, एक तरीके से वो होते हैं जैविक घटक। ठीक है, और दूसरे अजैविक घटक के रूप में अब जैविक घटक में जैसे कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए उसके अलावा अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में जो चीज़ें आती है जिनमें जीव नहीं होता है। पहली बात, अजैविक घटक वो होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, जीव नहीं पाया जाता, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। जैसे ताप, दाब, वायु, जल, ऐसी चीज़ें जो है जिनके अंदर जीव नहीं पाया जाता उन्हें अजैविक घटक बोलते हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर, जैसे पादप आप लोगों को पता है तो इसमें जीव पाया जाता है। वहीं यदि जंतु आप लोगों को पता है जीवित है या सजीव है, जीवाणु में भी जीव पाया जाता है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायु। क्योंकि वायु को सजीव एवं निर्जीव की कंडीशन में आप नहीं बता सकते, मतलब एक तरीके से इसमें कोई जीव नहीं है। ठीक है, वायु तो क्या है, गैसों का पुंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी वाला। ऊन प्राप्त होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। पहला ऑप्शन है आपके सामने, भेड़, ऊंट, याक के बालों से, भेड़, शेर, ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी, खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो ऊन जो प्राप्त होती है, ऊन का प्रयोग जो होता है वो शीत ऋतु में, किस में भैया, शीत ऋतु में गर्म कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। शीत ऋतु में कौन से कपड़े बनाने के लिए, गर्म कपड़ों को बनाने के लिए ऊन का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इस ऊन का प्रयोग जो एक तरीके से ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में जो रहने वाले जंतु होते हैं उनसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। अब ध्रुवीय क्षेत्र में जो जंतु है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनसे भी प्राप्त किया जाता है ये। तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा, एक तो अपना कौन, भेड़, ठीक, दूसरा हो जाएगा ऊंट, एवं तीसरा हो जाएगा याक। ये याक क्या है, तो ये याक जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें रहने वाला एक जंगली पशु है ये। चलिए अगला है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है, तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है घोंसला, पेड़, गुफा, क्रम से बताना है। दूसरा ऑप्शन गुफा, बिल, पेड़, तीसरा पेड़, गुफा, बिल, बिल, पेड़, गुफा। तो आप सभी बच्चों को पता है बंदर जो रहता है बच्चों वो कहाँ रहता है, पेड़ पर, शेर कहाँ रहता है, गुफा में, और चूहे कहाँ रहते हैं, बिल में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है, यदि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पूरे वीडियो लेक्चर देखिए। पूरी सीरीज क्रमवाइज चल रही है, रेगुलर आप लोगों के सामने क्लासेस आ रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन है बॉटनी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, जियोलॉजी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, उद्यान कृषि का अध्ययन किसके अंतर्गत, उद्यान कृषि एक तरीके से बागवानी, जो छोटे छोटे पौधे को जो उगाने की जो खेती होती है उसे उद्यान कृषि बोलते हैं। तो ऐसी शाखा को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं उसे, हॉर्टिकल्चर। अभी यहाँ पे यदि कुछ बातें आप लोगों के सामने में रखूँ, जैसे विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि हम बात करें एपीकल्चर, ठीक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कहीं ना कहीं किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, मधुमक्खी का अध्ययन। किसका अंतर्गत, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं एपीकल्चर। वहीं दूसरा है एक सीरीकल्चर। सीरीकल्चर, तो सीरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट। वहीं तीसरी एक शाखा जिसके बारे में अपन बात करें जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मत्स्य पालन का, मत्स्य पालन, ठीक। वहीं यदि एक और की यदि अपन बात करें जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन वाली शाखा के बारे में बता रहा हूँ, वर्मी कल्चर बच्चों। कौन सा कल्चर है ये, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है वो है क्या, केचवा। वर्मी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केचवे का। और एक होता है बच्चों क्या, वीटी कल्चर। तो वीटी कल्चर के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूर का अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर का अध्ययन करने वाली शाखा विटीकल्चर कहलाती है। ऐसे ही एक और बता दूं जो कि याद रख लीजिए सभी बच्चे, ओलेरी कल्चर।
कौन सा कल्चर हो जाएगा? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बच्चों सब्जियों का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। बिल्कुल जो है विज्ञान जो है कैसा विषय है? प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। जिनमें से ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है? उन व्यक्तियों का नाम पूछा है। W.C. डैम्पियर के द्वारा, B.S. ब्लूम के द्वारा, कार्ल पोपल के द्वारा, J.W.N. सुल्लीवन के द्वारा दी गई है। तो बताइए किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है? तो प्यारे बच्चों ये जो दी गई है 62 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि W.C. डैम्पियर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा? W.C. डैम्पियर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम का सिद्धांत का मतलब होता है एक तरीके से भैया सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सीखना। ठीक, तो क्या है पर्यावरण अध्ययन सीखने का सिद्धांत कौन सा है? कौन सी चीज़ जो सीखने के बारे में बताती है? तो आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो तीसरा क्या है? जीवन से संबंधित उपयोगिता होने का सिद्धांत, या उपरोक्त डी। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपका 63 का उत्तर हो जाएगा बच्चों डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो किस चीज़ के बारे में बताती है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत के बारे में। मतलब आवश्यकता, उपयोगिता और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी के सभी अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है, जो कि जरूरी है? तो पहला, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण। तीसरा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना। तो प्यारे बच्चों इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर भी कहीं ना कहीं हो जाएगा क्या? उपरोक्त डी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। किस चीज़ को सीखने के लिए? विज्ञान को सीखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इसके 2 उत्तर हैं। पहला 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो रीड के द्वारा जो आंसर की जो जारी की गई है उस आंसर की के अनुसार इसके 2 उत्तर दिए गए हैं। तो प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा, आंसर की में दोनों आंसर दे रखे हैं, इसलिए मैंने दोनों आंसर क्लियर कर दिए हैं आपको। ठीक है, तो प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अभी, तो वो कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है? तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है मेथेन, तीसरा है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपके सामने क्या? इसके भी 2 उत्तर हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा, एक तो मेथेन हो जाएगा बच्चों, और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भैया आप लोगों का कहना सही है। तो इसमें मेथेन भी आता है बच्चों, और एक और कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए दोनों नाम लिए मैंने। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। जैसे वायुमंडल की बात आती है, वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो है गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। अब इस वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें हैं? तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन है। लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में 78% भूभाग पर क्या है? नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पर बच्चों याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी के लगभग 21%, लगभग बता रहा हूँ 21% भूभाग पर क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। वहीं तीसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो तीसरे नंबर पर जो गैस आती है बच्चों, वो कौन सी गैस है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये। चलिए, और अगला प्रश्न है आपके सामने, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत में से किसमें प्रयोग होता है? ये प्रश्न दिया गया है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत में से
किसमें प्रयोग होता है, किसमें ये प्रयोग होता है। पहली विधि दे रखी है आपके सामने विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। तो बताइए कि ये जो सामान्य का सिद्धांत जो होता है किस में प्रयोग होता है। तो बच्चों ये जो होता है ये आगमन विधि में प्रयोग होता है। कौन सी विधि में, ये आगमन विधि में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बहुत ही शानदार कि आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है छोटे बच्चों को, तो उसके लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है। तो पहला है आगमन, दूसरा है मनोरंजन एवं खेल संबंधी, तीसरा है रटने का, चौथा निगमन का। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए यदि अपन बात करें, पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो पहला आगमन है, दूसरा मनोरंजन एवं खेल संबंधी है, तीसरा रटने का है, निगमन का है। तो देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें एक ही तरीके से उनको समझाया जा सकता है, जो कि कौन सी विद्या हो सकती है यहाँ पे, रटन विद्या। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। सी वाला नहीं भैया, इसका उत्तर सी वाला नहीं होगा, इसका उत्तर होगा भैया बी वाला। यही आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें ही तो गलती करती है कभी कभी एग्जाम में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, मनोरंजन वाला होगा। मनोरंजन एवं सिखाकर ही उस व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने बताया आपको, 67 का उत्तर क्या था, डी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को बताया मैंने कि मनोरंजन एवं खेल के द्वारा ही छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। यदि हम अच्छे प्रश्न पत्र रखते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है, वो वैधता होते हैं, विश्वसनीयता वाले होते हैं, का और खा दोनों वाले, व्यापकता होते हैं या विस्तृत होते हैं। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है को एक तो वैध होते हैं और दूसरे विश्वास लायक होते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। प्रक्षेपित सामग्री के बारे में कहीं ना कहीं जो एक ऐसी सामग्री जिसका प्रक्षेपण किया जाता है वो कौन सी है। तो बुलेटिन, पहला ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड है, OHP है, प्रतिमान है, फ्लैनल बोर्ड है। तो बहुत ही शानदार आपके सामने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों OHP। ठीक है, कौन सी सामग्री हो जाएगी, OHP एक प्रक्षेपित सामग्री है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, लेकिन प्रश्न है कौन सी विशेषता सही नहीं है। ठीक है, कि कौन सी विशेषता की नहीं है कि कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, दूसरा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व समझते हो। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। बताइए भाई, 71 प्रश्न का उत्तर है कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें कोई प्रश्न स्किप कर दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ये कि इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों याद रखिएगा बी वाला होगा। ठीक है, लेकिन लगता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय बाल श्रम मतलब एक तरीके से जो बालक होते हैं उन बालकों के द्वारा श्रम नहीं करवाने को लेकर एक प्राधिकरण का गठन हुआ था। ये कब हुआ था। बाल श्रम को लेकर आप लोगों को पता है भारत में अधिनियम का भी गठन किया गया है। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो 14 वर्ष। बाल वर्ष की जो बाल श्रम की जो उम्र निर्धारित की गई है वो कितनी वर्ष की गई है बच्चों, 14 वर्ष से। अब इन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कहाँ पे काम नहीं करवाया जाएगा, तो कारखाना वगैरह जो है इनमें काम नहीं करवाया जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, या कहीं पर भी जैसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पर इनके से काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये यदि काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसकी स्थापना 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है 26 सितंबर 1994 बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया ये कब किया गया था। ऑप्शन है पहला 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2006 में। और बाल विवाह को लेकर आप लोगों को पता है कि जो लड़के हैं
लड़के की उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो लड़के की उम्र निर्धारित की गई है 21 वर्ष। और वही यदि लड़की की यदि अपन बात करें तो लड़की की जो उम्र निर्धारित की गई है बाल विवाह को लेकर बच्चों, वो कितनी की गई है, 18 वर्ष की गई है। यदि इससे कम उम्र के लड़के लड़कियों की यदि शादी होती है तो वो कहीं ना कहीं बाल विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें, इससे पहले ये प्रश्न आ भी चुका है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा, ये जैसे आपके सामने फिरन, पानो भाजू, राहिदे, फुलकारी, ये क्या है, तो ये पोशाक है, ये इन राज्यों में पहनी जाती है। तो कौन सी पोशाक है जो राज्य इस राज्य में नहीं पहनी जाती। ठीक, तो भैया पहला ऑप्शन है आपके सामने फिरन। फिरन जम्मू कश्मीर में पहने जाने वाला पोशाक है। पानो भाजू पश्चिम बंगाल में, राहिदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में। तो यहाँ पर इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है पानो भाजू। भैया ध्यान रखना, पानो भाजू जो है वो पश्चिम बंगाल में पहने जाने वाला पोशाक नहीं है। बाकी फिरन जम्मू कश्मीर में, राहिदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे पहले भी आप लोगों को जो पढ़ाया है उसमें प्रश्न आया हुआ है और ये वो का वही प्रश्न है जो आप लोगों को पहले पढ़ाया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर पता होगा। तो संगमरमर का प्रयोग, कोटा स्टोन का प्रयोग, घिया पत्थर जिसे सैलकड़ी कहते हैं, सैंड स्टोन। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घिया पत्थर, या फिर जिसे अपन बोलते हैं सील खेड़ी। सील खेड़ी का प्रयोग जो है वो राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो 75 का उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बागवानी अभी मैंने आपको बताया था, जो एक तरीके से उद्यान होते हैं, उन उद्यानों में छोटे छोटे जो पौधे लगाए जाते हैं बच्चों, क्या लगाए जाते हैं, जो छोटे छोटे जो पौधे बनाए जाते हैं, उन छोटे छोटे पौधे के लिए किस प्रकार के खाद की आवश्यकता होती है। तो ऐसे खाद में यदि देखा जाए तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, पहला यूरिया दे रखा है, दूसरा यदि देखा जाए तो सोडियम दे रखा है, सोडियम फास्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। तो प्यारे बच्चों, इस उद्यान के लिए जिस खाद की आवश्यकता होती है वो खाद कौन सा होता है, वर्मी कंपोस्ट। और ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है किससे निर्मित किया जाता है, तो ये केचुए से निर्मित किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये केचुए से निर्मित खाद जो होती है ये कहीं ना कहीं क्या करती है बच्चों, ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, ना कि कम करती है, उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो बढ़ाने का काम करती है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है। वापस आपके सामने दे रखा है कि सुमेलित नहीं है, तो मेला दे रखा है और आगे राज्यों के नाम दे रखे हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता। जैसे पहला ऑप्शन अंबाजी का मेला, ठीक, दूसरा माघ मेला, तीसरा नैना देवी मेला, चौथा बेणेश्वर मेला। तो इनमें से कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नैना देवी मेला। तो नैना देवी मेला जो है वो असम में आयोजित नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस बाकी जो अलग अलग मेले दे रखे हैं, जैसे अंबाजी का मेला गुजरात में लगता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, वहीं माघ मेला जो है वो उत्तर प्रदेश में लगता है, क्या, बिल्कुल लगता है। वहीं बेणेश्वर मेला जो है वो भी लगता है, कहाँ पर, राजस्थान में। इसलिए तीनों सही हैं, लेकिन सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है, सी वाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ऑप्शन है आपके सामने, डिडवाना में, नागौर में, बाड़मेर में, परबतसर में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है डिडवाना। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, तो ये डिडवाना में स्थित है बच्चों। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर जो ऊंची चोटी है ये कौन से पर्वत पर है, कभी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, ये है 1722 मीटर। बार बार बता रहा हूँ, ये है अरावली पर्वत पर। कौन सी पर्वत है ये, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत में भी एक यहाँ पर उस पर्वत के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत हैं, तो उन पर्वत में एक पर्वत आ जाता है जिसका नाम है माउंट आबू। कौन सा आबू है, माउंट आबू में स्थित है, जो कि आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ पर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1981 में बच्चों, 1985 में, 1986 में, 1988 में। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 में। ठीक, तो उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, कब किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। वहीं यदि अपन बात करें, एक बहुत अच्छा प्रश्न भी आता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कौन सा दिवस बच्चों? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी कल परसों ही निकला है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। हालांकि जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, इसे नए तौर पर भी लागू किया गया है और इसका जो संशोधित रूप जो आया है सामने, वो कब आया है? 2019 में। तो 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसने किसकी जगह ली है बच्चों? तो जो नया 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, इसने 1986 के अधिनियम की जगह ली है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है। तो राजस्थान में कितने लोकसभा सदस्यों की संख्या? पहला ऑप्शन है आपके सामने 20, दूसरा 25, 22, 24। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है 25। तो राजस्थान के अंतर्गत कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है बच्चों वो कितनी है? 25 है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला और खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पक्षमाप जो कला है प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? ये आमाशय में मिलते हैं, श्वास नलिका में मिलते हैं, आंत में मिलते हैं या वायु कोश में मिलते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये जिस स्थान पर मिलते हैं वो होती है पक्षमाप उपकला, ये श्वास नलिका में, श्वासनिका में। ठीक है, श्वासनिका मतलब श्वास नलिका में मिलते हैं। चलिए अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो सरल ऊतक नहीं है? तो पहला ऑप्शन जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जाइलम। ठीक, तो जाइलम जो है वो सरल ऊतक नहीं है। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है बच्चों पौधों में जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ये जल का परिवहन। जो पौधा होता है, इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि पौधे में जल का परिवहन, किसमें? पौधे में। पौधे में जो जल का परिवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम। वहीं फ्लोएम की यदि अपन बात करें कि फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम के बारे में याद रखिएगा, भोजन जो पौधा है, इस पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम करता है। ठीक है। अगला खूबसूरत सा प्रश्न, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से होता है ये मलेरिया रोग? तो मलेरिया रोग आपके सामने ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एंटाबीबा, रिट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो प्यारे बच्चों, ये मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला और खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अब भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी कि वहाँ पर जीवों की विविधता बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन अरावली हिल्स, खांसी हिल्स, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, उन 3 में से एक है जिसका नाम क्या है? हिमालय। ये हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। 3 जो है वो कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं। जैसे ये भारत है, भारत का ये वाला घाट जो है इसे बच्चों बोलते हैं पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी। और इस घाट को जो बोलते हैं, ये घाट कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो एक तो हो जाएगा पश्चिमी घाट वाला एरिया, एक दूसरा अपना हो गया कौन सा? हिमालय। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है इंडो बर्मा का क्षेत्र। कौन सा है? इंडो बर्मा। सर इंडो बर्मा को क्या हम इंडो म्यांमार बोल सकते हैं? बिल्कुल इंडो म्यांमार बोल सकते हो। तो तीसरा जो हो जाएगा इंडो म्यांमार वाला क्षेत्र हो जाएगा, जो कि एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र हैं, उन तीनों में से यहाँ पर एक दे रखा है हिमालय। ठीक। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोगों को याद रखना है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया, भारत की तो नहीं लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और वहीं आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं बच्चों? तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु ऑप्शन है आपके सामने बाघ, गाय, ऊंट, भेड़। तो आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि राजस्थान में 2 राजकीय पशु है। तो 2 राज्य पशु कौन कौन से हैं राजस्थान में? तो मैंने आपको बताया था, एक तो हो जाएगा पालतू, ठीक, और एक हो जाएगा क्या वहाँ पे? जंगली। तो जंगली जो वहाँ का है उसका नाम क्या है? चिंकारा है। तो यहाँ पर चिंकारा दे रखा क्या? नहीं दे रखा है। तो चिंकारा नहीं है। फिर पालतू कौन सा है? तो पालतू वहाँ पर है बच्चों कौन सा? ऊँट। तो याद रखिएगा वहाँ का जो राजकीय पशु है वो कौन सा हो जाएगा? ऊँट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने,
अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। जब अवतल दर्पण है उसके पास में किसी चीज़ यानी कि प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। ये बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, इससे प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो होगा 86 का बी। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा आभासी होता है सीधा एवं आवर्धित। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और वही दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत सही नहीं है कि भैया किसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता है। पहला ऑप्शन वाहन से, उद्योग से, ठोस अपशिष्ट से, धूल के कण से। तो प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है ठोस अपशिष्ट, क्योंकि वाहन चलेंगे तो उनसे धुआं निकलेगा तो वायु प्रदूषण होगा, उद्योग चलेंगे धुआं निकलेगा तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण होगा, धूल के कण से भी होगा लेकिन ठोस अपशिष्ट से नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है सभी धातुएं तन्य होती है। सभी धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है। सभी अधातुएं तन्य होती है। तन्य का मतलब लचीलापन, उनमें बहुत ज़्यादा उनको खींचा जा सकता है। तन्यता का मतलब उनको क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो आप लोगों को पता होता है कि सबसे ज़्यादा तन्यता यदि किसी की है तो वो किसकी है, सोना की है, जिसको सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। ठीक, सभी अधातुएं तन्य होती है। तीसरा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। चौथा, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो इस प्रश्न का पूछा गया है कि कौन सा सही है, 88 का आपको बताना है। तो सामान्यतः धातुएं जो है बच्चों वो कैसी होती है, तन्य होती है, यानी कि जिनको खींचा जा सकता है। ठीक, लेकिन सभी धातुएं तन्य होती है ये सही नहीं है, लेकिन सामान्यतः धातुएं जो होती है वो तन्य होती है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 88 का आंसर सी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है जल विद्युत नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है। तो नवीकरणीय कौन सा नहीं है, बताइए। इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। भैया नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अनवीकरणीय जिसे कि दोबारा से प्राप्त, नवीकरणीय में इसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे जल विद्युत दोबारा से बनाई जा सकती है, पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है, सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं। इसलिए 89 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं रामसर घोषणा के बारे में, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि रामसर जो है एक शहर है जो कि ईरान का शहर है। बच्चों कहाँ का शहर है ये, ईरान का शहर। अब ईरान के शहर में यदि अपन बात करें तो लगभग 1971 की बात है। 1971 में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के तहत ये हुआ था कि जो भी नम भूमि है उन नम भूमि वाले क्षेत्रों की, कौन से क्षेत्रों की भैया, जो नम क्षेत्र हैं उन नम क्षेत्र की क्या जारी की जाएगी, एक लिस्ट की जारी की जाएगी। उस लिस्ट में बाकी के जो नम भूमि क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनका संरक्षण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो ये हुआ था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 2 फरवरी, बेटा ध्यान रखना कौन सी तारीख, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि कितने तारीख को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन है आपका वुलर झील, ठीक, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी आप लोगों को पता हो मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, वुलर झील, जो कि कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। आप लोगों को ये याद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए इस 90वें नंबर का प्रश्न उत्तर होने वाला है भैया राजसमंद झील। कौन सी झील हो जाएगी, राजसमंद झील, जो कि इसमें शामिल नहीं है। चलिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, तो लेकिन एक बार और मैं बता दूँ, गोडावण, मोर, गिद्ध, सारस। तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कौन सा, गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एग्जाम में पूछा जाता है ये, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, या फिर इसी को सोन चिड़िया के भी नाम से जाना जाता है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बाकी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक संस्थान है जो कि वहां पर स्थित नहीं है, आगे उनके शहर दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली,
भारतीय वन सर्वेक्षण वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो कौन सा सुमेलित है, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा भैया बी वाला। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सा बच्चों, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि अपन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि अपन बात करें तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने जल विद्युत नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय का मतलब मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसको डबल से आप प्राप्त कर सकते हो। अनवीकरणीय जिसको आप डबल से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। तो जल से ऊर्जा डबल से प्राप्त हो सकती है, पवन से भी हो सकती है, सौर से भी हो सकती है, ठीक। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, ठीक। जो जीवाश्म से प्राप्त होने वाला ईंधन है, जो जल से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे जल विद्युत, जो पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा, और जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। चलिए, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। तो पारितंत्र शब्द का गठन ऑप्शन है हीकल ने किया था, हम्बोल्ट ने किया था, टेंसले ने किया था, ओडम ने किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पारितंत्र शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, टेंसले ने किया था। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो 94 का उत्तर हो जाएगा सी वाला। तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने किया था। चलिए, अगला और खूबसूरत सा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने बंगलुरु, ऑप्शन है मैसूर, श्रीनगर, मासिनराम। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, बंगलुरु कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पर पड़ता है, तो मैसूर भी पड़ता है कर्नाटक में। श्रीनगर कहाँ पर पड़ता है, तो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और मासिनराम कहाँ पर पड़ता है, तो मेघालय में। अब यहाँ पर मासिनराम मेघालय के अंतर्गत आता है। तो जो मेघालय है, इस मेघालय का अर्थ ही यदि आप देखोगे तो प्यारे बच्चों मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। किसका घर, मेघों का घर। और जो मेघों का घर होता है उसमें बादल छाए रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो मासिनराम नामक स्थान पर होती है, ठीक है। चलिए, अगला खूबसूरत सा प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। अभी एक बार और चर्चा हुई थी कि जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, आप लोगों को बताया था ये। तो जैविक घटक के रूप में तो ऑप्शन है भूमि, वायु, पौधे, जल। तो जैविक घटक के रूप में पूछा है तो प्यारे बच्चों जैविक घटक कौन हो जाएगा इसमें, पौधा, क्योंकि वो एक सजीव है। बाकी भूमि, वायु, जल में जीव नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अजैविक घटक है। मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मीना माता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जैसे कि CD मतलब कैडमियम प्रदूषण, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, Hg मतलब कि पारा, पारा बोल दो इसको, या फिर बोलते हैं बेटा पारद बोलते हैं इसको, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं यदि देखा जाए तो इसके ऊपर यदि देखा जाए CD, तो CD का मतलब होता है कैडमियम, CD का मतलब क्या हो जाएगा, कैडमियम। तो इस खूबसूरत से गजब से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों पारा, Hg प्रदूषण, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। अप्रक्षेपित, इससे पहले प्रक्षेपित पूछी गई थी, अब यहाँ पर अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है बच्चों चार्ट। अप्रक्षेपित जो शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है, चार्ट है। चलिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, कि जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती हो ऐसी कौन सी गतिविधि नहीं है। तो पहला वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन करना मतलब वनों की कटाई करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृद्धारोपण यानी कि वृद्धरोपण, जलाशयों की सफाई। प्यारे बच्चों इसका तो उत्तर हर कोई दे देगा कि भैया वनों को काटना या वनों की कटाई से कौन से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला। और वहीं आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमने 51 से स्टार्ट किया था, हम लोग आ चुके हैं 100 तक। तो उम्मीद करता हूँ पूरी सीरीज आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट प्रश्न है 100वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों का उत्तर देखने की मेरी इच्छा है कि आप लोग इसका उत्तर बताएं। तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।